Welcome everyone. Today I am going to discuss the dynamic EOQ model. Basically EOQ model stand for Economic Order Quantity. आज हम जो डिस्कस करेंगे कि EOQ मॉडल का जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रोसेस वो किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मॉडल है। हमने जनरल एल्गोरिथम हमने देखना है कि दो इक्वेशंस हमने याद रखनी है। बेसिकली जो हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कर रहे होते हैं रिव्यू, तो उसके अंदर दो तरह से रिव्यू होते हैं, एक कॉन्टीन्यूस रिव्यू होता है और एक पीरियोडिक रिव्यू होता है। ठीक है, ये पीरियोडिक रिव्यू की हम बात करेंगे यहाँ पे। किसी भी पीरियोडिक रिव्यू के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो एक्स स्टैंड फॉर इन्वेंट्री यहाँ पे, ठीक है, एक्स इंडिकेट कर रहा है इन्वेंट्री को। किसी भी सेकंड पीरियड की इन्वेंट्री बराबर होती है उससे प्रीवियस पीरियड की इन्वेंट्री, उससे प्रीवियस पीरियड में जितने ऑर्डर किए या प्रोडक्शन की, और उससे प्रीवियस पीरियड की डिमांड कितनी थी। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसके पास ट्यूसडे वाले दिन यानी कि सेकंड डे, फर्स्ट डे हम कंसीडर अगर करें मंडे को, तो सेकंड डे उसके पास सुबह के टाइम मॉर्निंग में 10 यूनिट्स है। अब 10 यूनिट्स जब वो शॉप ओपन करता है उसके पास है। अब 10 यूनिट्स कहाँ से आए होंगे, जब पीछे पीरियड में उसने कुछ उसके पास इन्वेंट्री होगी और उसमें उसने कुछ ऑर्डर किए होंगे। ठीक है, तो उस और उसमें से कुछ डिमांड होगी वो माइनस हो गई होगी। फॉर एग्जांपल उसने 50 ऑर्डर किए, 50 उसके पास इन्वेंट्री थी, 50 उसने ऑर्डर किए। ठीक है, और 90 उसके पिछले पीरियड की डिमांड थी। तो 10 जो बचेंगे वो अगले पीरियड की इन्वेंट्री बन जाएगी। ये XI+1 पीरियड सेकंड पीरियड की स्टार्टिंग इन्वेंट्री, यानी कि पीरियड I+1, यानी कि जो भी आई कंसिडर करेंगे उससे नेक्स्ट पीरियड की इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इन्वेंट्री जो है वो डिमांड फुलफिल करे। जिस पीरियड की इन्वेंट्री यानी I+1 उस पीरियड की डिमांड फुलफिल करे, उससे नेक्स्ट ही करे, और जितने अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास पीरियड उन सब की डिमांड फुलफिल करे और वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें 3 पीरियड बताए हैं, 3 पीरियड की डिमांड है, सेटअप कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट है। वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग इन्वेंट्री आपके पास 1 है, तो आप क्या बताएं, और उन्होंने कॉस्ट बताई हुई है कि जो 10 कॉस्ट पर यूनिट होती है 3 यूनिट्स के लिए, अगर 3 यूनिट खरीदते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा खरीदेंगे तो जो एडिशनल यूनिट होगा यानी कि 3 से ज़्यादा या चौथा जो यूनिट होगा उसकी कॉस्ट 20 पर यूनिट पड़ेगी। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल मॉडल में इसको डिस्क्राइब करें तो 10 पर यूनिट कब, जब 0 से लेके 3 तक हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर 3 से ज़्यादा हो यानी कि 4 या 4 से लेस, मीन टू से ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हमारे पास 30, तो 3 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई। यानी कि अब यहाँ पे अगर 4 है तो 4 - 3 1, यानी कि जो एडिशनल यूनिट होगा 3 से ऊपर उसकी 20 पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ऑप्टिमल इन्वेंट्री पॉलिसी हमने बतानी है, मीन टू से पहले पीरियड में कितना ऑर्डर करें, दूसरे में कितना करें, तीसरे में कितना करें। जी स्टैंड फॉर ऑर्डर और प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये प्रॉब्लम है प्रोडक्शन से रेलिवेंट, तो हम इसको प्रोड्यूस कह सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, और एक्स हम किसको कह सकते हैं, एक्स हमारे पास होगा जो इन्वेंट्री बचेगी। ऑब्वियसली जी और एक्स दोनों का यूनिट सेम है क्योंकि दोनों यूनिट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के यूनिट। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 3 पीरियड्स है ना, अब हमने तीनों पीरियड के अंदर हमने बताना है कि हम कितनी प्रोडक्शन करें। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि इन्वेंट्री कितनी रखें। ठीक है, स्टार्टिंग इन्वेंट्री उन्होंने बताई हुई है कि X1 = 1। इसका मतलब ये है कि पीरियड 1 के स्टार्ट में इन्वेंट्री 1 होगी। एक चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है, जब भी हम पीरियड्स की बात करेंगे ना, यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेजेस के तौर पे, पीरियड 1 स्टेज 1, पीरियड 2 स्टेज 2 और पीरियड 3 स्टेज 3। ठीक है, हम किसी भी पीरियड के अंदर दो चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। एक हम करेंगे डिफाइन एक्स, अगर जो पीरियड हम कंसीडर कर रहे होंगे उससे नेक्स्ट पीरियड की इन्वेंट्री, उससे नेक्स्ट पीरियड की स्टार्टिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल हम पीरियड 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, X2 को, और किसको डिफाइन करेंगे, Z1 को। ठीक है, क्यों उनको ये डिफाइन करेंगे कि अगले पीरियड के लिए कितनी इन्वेंट्री बचानी है,
फॉर एग्जाम्पल पीरियड वन में पीरियड टू के लिए कितनी बचानी है और पीरियड वन में ऑर्डर कितने करना है। इसी तरह जब हम पीरियड टू की बात करेंगे तो पीरियड थ्री की स्टार्टिंग इन्वेंट्री देखेंगे, यानी कि अगर पीरियड टू की बात करेंगे तो एक्स थ्री देखेंगे और जी टू देखेंगे। ठीक है, जिस पीरियड में होंगे उसकी प्रोडक्शन जी डिपेंड कर इंडिकेट कर रहा है और एक्स जो इंडिकेट कर रहा है उससे नेक्स्ट पीरियड की इन्वेंट्री। तो अगर मैंने दो इक्वेशन डिस्कस की थी सबसे पहले, तो अगर उन दो इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को आप देखें, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से मैं एक्स टू को निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? अगर यहाँ पे वन आई वन हो जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई वन प्लस वन टू, यानी कि एक्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वन प्लस जी वन माइनस डी वन। डी भी है हमारे पास, एक्स वन भी है, तो जी नहीं है यहाँ पे। तो जी से पहले यहाँ से अगर एक्स टू की बात करें तो एक्स टू इससे निकल आएगा हमारे पास, इस इक्वेशन से। ये देखें, अगर यहाँ पे आई की जगह हम वन रखें, वन प्लस वन टू हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी टू हो जाएगा डिमांड टू की, और एन कितने हैं हमारे पास, थ्री तक है, तो डिमांड टू और डिमांड थ्री ऐड हो जाएंगी, एक्स टू आ जाएगा हमारे पास। एक्स टू की रेंज क्या आ गई, ज़ीरो से लेके सिक्स तक, यानी कि मिनिमम हमें ज़ीरो बचानी चाहिए नेक्स्ट पीरियड के लिए, मैक्सिमम सिक्स बचानी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह अगर हम पहली इक्वेशन को यूज़ करें, एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस जी वन माइनस डी वन, तो एक्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स टू इज इक्वल टू, ये वन है, डी वन माइनस थ्री है, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू इधर आके प्लस टू हो जाएगा। अब जब ये प्लस टू हो जाएगा तो जी वन कितना हो जाएगा, जी वन, एक्स की रेंज कितनी है, ज़ीरो से सिक्स तक थी ना, तो जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू जब होगी ना, जब ज़ीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जी की कितनी होगी, टू होगी, ये देखो, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सिक्स प्लस टू एट। तो जी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो करेगी वेरी, टू से लेके एट तक। ठीक है, अब कहते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, और इधर लिख लेते हैं एक्स टू। ठीक है, जी की वैल्यू कहाँ से लेके, टू से लेके एट तक होगी, और एक्स टू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, ज़ीरो से सिक्स तक। अब हमें ये बताना है एक्स वन। अच्छा देखें जी, जो एक्स टू क्या इंडिकेट कर रहा है, जो अगले पीरियड की इन्वेंट्री है, लेकिन वो प्रोड्यूस तो हम पहले पीरियड में कर रहे हैं ना, तो होल्डिंग कॉस्ट जो इंक्लूड होगी वो किस पीरियड की होगी, पीरियड वन की, एच वन एक्स टू, क्योंकि पहले पीरियड में तो होल्ड करेंगे, दूसरे पीरियड की तो वो स्टार्टिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, तो होल्डिंग कॉस्ट तो उससे पहले ही पड़ेगी ना, जब स्टार्टिंग इन्वेंट्री से पहले। तो एच वन हमारे पास कितनी थी, वन थी होल्डिंग कॉस्ट पीरियड वन की, ये देखें वन। ठीक है, तो उस हवाले से ये आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट, और ये पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट हमें पता था, टेन पर यूनिट पड़ रही थी तीन तक, तो टेन पर यूनिट ये हो गई, और पहले पीरियड की सेटअप कॉस्ट थ्री थी, ये देखें सेटअप कॉस्ट थ्री थी। ठीक है, तो टू टू यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, मिनिमम ट्वेंटी हो जाएगा, प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री। इसी तरह थ्री के लिए भी टेन इंटू थ्री थर्टी प्लस थ्री, तो थर्टी थ्री हो जाएगा। अब हमें पता है कि चार यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो तीस हमारे पास वो पड़ेगी कॉस्ट, जो तीन यूनिट की होगी वो दस के हिसाब से पड़ेगी, और जो एक एक्स्ट्रा यूनिट है चौथे का उसकी ट्वेंटी पड़ेगी, तो ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी प्लस थर्टी और प्लस थ्री सेटअप कॉस्ट। इसी तरह ये तीन यूनिट की थर्टी पड़ी, और जो एडिशनल दो यूनिट फाइव के ऊपर तीन से ज़्यादा एडिशनल टू बचते हैं ना, उसकी ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर्टी, तो ये सेवेंटी थ्री हो गई। इसी तरह नाइन्टी थ्री हो गया इसी पैटर्न से, वन वन थ्री हो गया, और इसी पैटर्न से वन वन थ्री हो गया। ठीक है, अब अब आपने देखना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये मैं बता दूँ आपको कि देखें, स्टार्ट हम कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़ीरो, और टू ज़ीरो इन्वेंट्री हम बचा रहे हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, और टू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, ट्वेंटी थ्री, क्योंकि सेटअप कॉस्ट ज़ीरो है। अब देखें, यहाँ पे कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कि हम तीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पीरियड की डिमांड कितनी है, ये बात जेन में रखनी है अपने।
पीरियड वन की डिमांड कितनी है, 3। ठीक है, 3 है इसकी डिमांड, 3 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 0 अगले पीरियड के लिए बचा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 3 डिमांड फुलफिल हो जाएगी। 3 हमारे पास यूनिट जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो डिमांड फुलफिल हो जाएगी, नेक्स्ट पीरियड के लिए कोई नहीं बचा। अब आप यहाँ पे देखें, 3 प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक नेक्स्ट पीरियड के लिए बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 33 + 1। तो इन वैल्यू को आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, z1 की वैल्यू जो भी होगी उसके कॉरिस्पॉन्ड x2 की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल देखें, z1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, 2, तो 2 बोथ साइड कैंसिल हो गया, x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह x, चलो x2 की वैल्यू ले लेते हैं, x2 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 1 के कॉरिस्पॉन्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3। ठीक है, इसी तरह अगर 2 है x2 की वैल्यू, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो जहाँ पे x2 की वैल्यू 2 होगी तो उसकी कॉरिस्पॉन्ड वैल्यू कितनी होगी, 4, ये देखें। ठीक है, ये 4। इसको इस तरह से भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं। देखें, 2 यूनिट आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हो और दूसरे पीरियड के लिए कोई इन्वेंट्री नहीं बच रही, क्योंकि एक यूनिट हमारे पास स्टार्टिंग इन्वेंट्री हमारे पास x1 = 1 था। ठीक है, ये देखें, स्टार्टिंग इन्वेंट्री x1 = 1। तो यहाँ से 1 ऐड इसमें हो जाएगा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग इन्वेंट्री भी होगी, तो 3 होंगे, 3 यूनिट बच जाएंगे। 3 यूनिट ही डिमांड थी इस पीरियड की। ठीक है, पीरियड 1 की डिमांड 3 यूनिट, 2 + 1 3, तो कोई भी नहीं बचा, यानी कि 0 इसका इंटरसेक्शन। अब 3 देखें प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक हमारी स्टार्टिंग इन्वेंट्री थी, तो कितने बचे, 4 हो गया, और 3 हमारी डिमांड थी, तो 3 माइनस किया तो कितना बच रहा है, 1। अगले पीरियड की इन्वेंट्री कितनी बच गई, 1। इस तरह 4 है, 4 और एक स्टार्टिंग इन्वेंट्री, 5 हो गए यूनिट्स, 5 यूनिट हो गए, और हमारी डिमांड कितनी है, हमारी डिमांड 3 है, तो पीछे कितने बचेंगे, 2 यूनिट्स। ठीक है, इसको आप इस इक्वेशन से भी x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास z1 की कॉरिस्पॉन्ड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू से आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जो पे इंटरसेक्शन आ रहा है उन, यहाँ से होल्डिंग कॉस्ट और यहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें सेटअप और प्रोडक्शन दोनों कॉस्ट है, और यहाँ से होल्डिंग, जो इंटरसेक्शन आ रहा है उसके अंदर वैल्यू में लिख। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिमल देखना है, 23 है तो एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 34 है, 55 है, 76 है, 97 है, 118 और 139, और इसकी कॉरस्पॉन्ड वैल्यू हमने जी की बतानी है कि प्रोडक्शन कितनी करें। 23 कब आई थी, जब 2 प्रोडक्शन की थी। 34 कब आई थी, जब 3 प्रोडक्शन की थी। ठीक है, इस एज इट इज़ सारी वैल्यू मैंने लिख ली है। ठीक है, ये हमारा पीरियड 2 आ गया। ठीक है, अब पीरियड 2 के अंदर हमने क्या करना है, पीरियड 2 के अंदर हम बेसिकली देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीरियड जो भी पीरियड होगा हम उससे नेक्स्ट पीरियड की इन्वेंट्री देखेंगे और उस पीरियड की प्रोडक्शन देखेंगे। उससे नेक्स्ट पीरियड की इन्वेंट्री देखने के लिए x3 को डिफाइन करना होगा, और उस पीरियड की इन्वेंट्री देखने के, उस पीरियड की प्रोडक्शन देखने के लिए z2 को डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब हमें पता था ना ये इक्वेशन अगर हम यूज़ करें, x3 तो निकल आएगा हमारे पास, उस पीरियड की डिमांड फुलफिल करे, उससे नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, 3 से नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं, तो 0 से लेके 3 की डिमांड 4 थी, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 4 तक। अब हमारे पास z2 की वैल्यू निकालनी है। z2 की वैल्यू निकालने के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली। देखिए यहाँ पे z इन्वॉल्व हो रहा है ना, z हमें क्या चाहिए, z2 चाहिए, यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x3 प्लस d2 और माइनस x2। ठीक है, ये देखिए, अगर हम इसको और से केयरफुली देखें, यही बन रहा है, x3 = x2 प्लस z2 माइनस d2। अब हमें पता लग गई रेंज x3 की 0 से 4 तक है इस इक्वेशन सेकंड वाली से। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे केयरफुली ज़रा सोच देखना है आपने,
Z2 की हमने किस तरह से वैल्यू निकाल रहे हैं? Z2 की वैल्यू, ये इक्वेशन पहली वाली थी। किसी सेकंड पीरियड की इन्वेंट्री होती है, उससे प्रीवियस पीरियड्स की इन्वेंट्री, उससे प्रीवियस पीरियड में जितनी प्रोडक्शन हुई और उससे प्रीवियस पीरियड की जितनी डिमांड थी। ये इनिशियल इक्वेशन थी। अब इसको अगर रीअरेंज करें, Z2 इज इक्वल टू X3 माइनस X2 प्लस D2। X2 की वैल्यू कितनी थी? X2 X2 की वैल्यू 0 से 6 तक थी, ठीक है। अभी मैं X2 की और X3 की नहीं लिखूंगा, D2 में लिख देता हूँ। D2 डिमांड 2 कितनी है हम देख ले रहे हैं यहाँ से। डिमांड 2 हमारे पास है 2, ठीक है। 2 फिर गए हम, सॉरी, यहाँ पे ये 2 पुट कर दिया। मिनिमम वैल्यू Z2 की कितनी हो सकती है? हम कोई भी ऑर्डर ना करें, मिनिमम तो निकालना ईजी है, ठीक है। हम ज़ीरो ऑर्डर करें और मैक्सिमम वैल्यू किस तरह निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू जब निकलती है जब इन दोनों का मैक्सिमम पुट करेंगे। देखें, X2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी? 0 से लेके 6 तक, ठीक है। X2 की मैक्सिमम नहीं पुट करेंगे, X2 की मिनिमम करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर जब मिनिमम होता है तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मिनिमम पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकती है X3 + 2। और X3 की जो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 + 2, तो Z2 की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 6 तक। आई होप कि आपने पॉइंट अंडरस्टैंड किया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, Z2 की मैक्सिमम वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अब देखें, अगर ये फैक्टर की रेंज है 0 से 6 तक, अगर ये मिनिमम हो जाए, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर है अगर वो मिनिमम हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अचीव होती है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? X3 + 2। अगेन इसके अंदर भी दो वैल्यू है, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मिनिमम पुट करेंगे तो मिनिमम रिजल्ट आएगा, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए तो हम मैक्सिमम पुट करेंगे X3 की एक्सट्रीम वैल्यू 4 है, तो 4 + 2 = 2। मिनिमम 0 तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी प्रोडक्शन ना करे, ठीक है जी। अब पीरियड 2 का हम देख लेते हैं। सेटअप कॉस्ट इतनी थी, होल्डिंग कॉस्ट इतनी थी, हमने X3 डिफ़ाइन कर लिया और Z2 डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें डिफ़ाइन कर ली हैं। अगेन उसी तरह से Z2 को इधर लिख लिया है, X3 को इधर लिख लिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? ज़ीरो यूनिट पे 17 1 पे 17 कैसे आई? एक यूनिट की 10 थी ना, और यहाँ पे सेटअप कॉस्ट दूसरे पीरियड में 7 है, तो 10 + 7 17। 2 के लिए कितनी होगी? 20 + 7 27। 3 के लिए कितनी होगी? 37। अब 4 के ऊपर 57 कैसे? 3 यूनिट की 30 और 1 यूनिट की 20, 50 और 7 सेटअप कॉस्ट 50 हो गई। इसी तरह 17 और 97 ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी। अब अगेन हमें बताना है कि X3 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे और यहाँ पे ये किस तरह से, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे X3 है और इसको हम पीरियड 2 के अंदर होल्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि अगले पीरियड की इन्वेंट्री। तो H2 की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 3। तो 0 × 3 3, 0। 1 × 3 3, 2 × 3 6, 3 × 3 9, 4 × 3 12, ठीक है जी। अगेन Z2 और X3 की इक्वेशन है हमारे पास। इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो हमारे पास Z2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 तक जा सकती है मैक्सिमम, 0 से 2 तक, ठीक है। अगर 1 होगी हमारे पास तो हमारे पास जी की वैल्यू 3 तक जा सकती है। ये 3 तक हमने लिख लिया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 4 होगी, लेट से 4 + 2 कितना होता है? 6, ठीक है। तो 4 से 6 तक ये जाएगी वैल्यू, ये देखें 6 तक, ठीक है। अब इसका लॉजिक भी समझ लें। 0 + 55। अब 55 कहाँ से आ गया? हम देखें, इस पीरियड की डिमांड कितनी है? 2 डिमांड है ना, 2 डिमांड है, ठीक है। और हम प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं? 0, और कुछ भी नहीं बच रहा। अगले पीरियड के लिए कुछ भी नहीं बच रहा, प्रोड्यूस कर रहे हैं 0, तो 2 की डिमांड कहाँ से फुलफिल होगी? पिछले पिछले पीरियड की इन्वेंट्री से। पिछले टेबल पे आ जाए,
3 के ऊपर कितनी कॉस्ट थी? 55। ये ठीक है, तो यहाँ से 55 आ गई। अभी देखें, एक प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, एक एक यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और बच कुछ भी नहीं रहा नेक्स्ट पीरियड के लिए, और इसकी डिमांड कितनी है? 2। तो एक यूनिट हमारे पास पीछे से आएगा। एक यूनिट जब प्रोड्यूस करते थे उसकी कॉस्ट कितनी थी? 34। तो डेट इज़ वाई ये वाली कॉस्ट 17 जो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग रही है, और 34 पिछले पीरियड से आ गई। अब इसी तरह हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और 2 ही डिमांड है, ठीक है, और नेक्स्ट पीरियड के लिए कोई इन्वेंट्री नहीं बचा रहे। तो पीछे से कितने यूनिट आएंगे? कोई यूनिट नहीं आएंगे, यानी कि पीछे से 0 यूनिट आएंगे। तो 0 यूनिट पे कितनी कॉस्ट थी? 23। तो ये 27 और ये 23, ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये सारे मैं रैंडमली कोई एक बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला देख लें 3, और यहाँ से भी 3 देख लें। देखें 3 हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और नेक्स्ट पीरियड के लिए 3 बचा रहे हैं। 3 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और 3 ही बच रहे हैं। तो इस पीरियड की डिमांड कहाँ से फुलफिल होगी? ये 2 पिछले पीरियड से। तो पिछले पीरियड के अंदर 2 जब हम यूनिट देखते थे तो 2 पे कितनी कॉस्ट थी? 55। तो ये 55 और ये 37 और ये 9, ठीक है। देखें, एक ये कॉस्ट, एक ये वाली कॉस्ट, 9 + 37 और एक 55, ये कॉस्ट आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। सिमिलरली ये अगर हम देखें, 4 यूनिट हम बचा रहे हैं और 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 बचा रहे हैं और 6 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 2 इसकी डिमांड है। जैसे कि हमने 6 प्रोड्यूस किए, 2 डिमांड फुलफिल हो गई, तो पीछे 4 बचेंगे, ठीक है। तो यानी कि पीछे से कितने आएंगे? पीछे से 9 यूनिट, 0 यूनिट आएंगे। तो 0 यूनिट पे 23 थी ना हमारे पास। तो 6 यूनिट की 97 और 4 यूनिट बचाने की 12 होल्डिंग कॉस्ट, और 23 पीछे से कोई यूनिट नहीं आया तो 0 यूनिट की आपने कंसिडर करनी, 23, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू लिख देनी है इनमें से मैक्सिमम, ये सॉरी ये कॉस्ट है, तो हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट आ रही है, और यहाँ पे वैल्यू लिख देनी 3 की। अब हम पीरियड 3 के ऊपर आते हैं। पीरियड 3 के ऊपर हमने क्या डिफाइन करना होगा? x4 को और z3 को। d3 पता है, k3 पता है, h3 भी पता है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें, x3 माइनस b3 प्लस z, और z3 इज इक्वल टू x4 माइनस x3 प्लस d3, इसकी वैल्यू हमारे पास, x4 की वैल्यू 0, d3 की वैल्यू कितनी है? 4, d3 की वैल्यू 4। अच्छा, गौर कीजिएगा इस इक्वेशन के ऊपर, यहाँ से इसको रीअरेंज करके हमने ये लिख लिया। अब x4 की वैल्यू हमने 0 ली है, क्यों? क्योंकि हमने अगले पीरियड के लिए कोई इन्वेंट्री नहीं बचानी, नेक्स्ट पीरियड के लिए हमने कोई यूनिट नहीं बचाना, तो इसीलिए हमने इसको क्या लिया? 0। और d3 कितना था? 4, डिमांड तीसरे पीरियड की, ठीक है, 4, और माइनस x3 है, ठीक है। अब हमें पता है अगेन हम कितना मिनिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं? 0, और यहाँ से हमने मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर को 0 कर दो। x3 की रेंज वैसे भी हमारे पास 0 से 4 तक, तो इसको क्या कर दो? 0 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 4। 0 से 4 हमने रेंज लिख ली, और अगले पीरियड के लिए कुछ नहीं बचाना, तो होल्डिंग कॉस्ट भी 0 इंक्लूड होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा रहे। अब हमारे पास डिमांड कितनी है? डिमांड है 4, और हम प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं? कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो 4 के 4 यूनिट कहाँ से आएंगे? पिछले टेबल से। जब 4 आए थे तो उसकी ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी थी? 123, ठीक है, 0 + 123, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, ठीक है। अब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमारे पास आती है 10, और प्लस इसकी सेटअप कॉस्ट कितनी है? सेटअप कॉस्ट 6 है। मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लिखवा देता हूँ क्विकली। 2 यूनिट की 20 और प्लस 6 सेटअप कॉस्ट, 3 यूनिट की 30 और प्लस 6
सेटअप कॉस्ट, 3 यूनिट की 30 और एक जो एडिशनल यूनिट है उसकी 20, और फिर 1 जो है हमारे पास 6 जो है सेटअप कॉस्ट। आई होप ये अंडरस्टैंड आपने किया होगा। उसके बाद 0 यूनिट बचाना है, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पीछे से कितने यूनिट आएंगे, पीछे से 3 यूनिट आएंगे, जो 4 की डिमांड फुलफिल करनी है। और 3 के ऊपर ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी थी, 3 के ऊपर ऑप्टिमल कॉस्ट 100 थी, 16 + 100, ठीक है। इस तरह 2 है, और 2 हमारे 4 डिमांड है, तो 2 पीछे से आएंगे। 2 के ऊपर ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी थी, 77, तो ये 77 और ये +26, इसी तरह सो ऑन। अब यहाँ पे देखें ऑप्टिमल रिजल्ट क्या है, 99 मिनिमम कॉस्ट, और ये कब आई है, जब हमने कितना ऑर्डर किया, 3, ये देखें, ठीक है, 3। अब हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, X4 की वैल्यू जब 0 आई, तो Z3 की वैल्यू कितनी आई, 3 ऑप्टिमल, ठीक है। अब इस ये ऑप्टिमल कब आई थी, जब पीछे से कितने यूनिट आए थे, पीछे से 2 यूनिट आए थे हमारे पास, ठीक है। 2 यूनिट जब आए थे तो उस टाइम ऑप्टिमल Z2 की वैल्यू कितनी थी, 3, ठीक है। X3 की वैल्यू वहाँ पे 1 थी, और Z2 की वैल्यू कितनी थी, 3। अब इसके ऊपर अब हम ऑप्टिमल देखते हैं, ये ऑप्टिमल कब आया था, जब 77 था। और 77 कब था, जब हमने 2 कल के लिए बचाए थे, और हमने प्रोड्यूस किए थे 3, ठीक है। 3 की डिमांड फुलफिल कर दी थी हमने, 2 की डिमांड फुलफिल कर दी थी, एक बचा, ये 77 हमारे पास, जी ठीक है। ये देखें 77, अब देखें 3 हमने प्रोड्यूस किए और 2 हमने बचा लिए, और हमारी डिमांड कितनी थी, 2 की। तो हमें कितने और रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे, 3 प्रोड्यूस किए तो 2 तो डिमांड में चले गए, तो एक बचा, बट हमने 2 बचाया, तो पीछे से यानी कि 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट आता था तो हमारे पास कॉस्ट कितनी थी पीछे, 34, और 34 पे ऑप्टिमल वैल्यू कितनी थी, Z1 की 3, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2, 23 पे 2 हमारे पास आती है ऑप्टिमल वैल्यू। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया। और ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी आ रही थी एट द एंड, 399, ठीक है। नेक्स्ट हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन से रेलिवेंट। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड की होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।